सोचो एक ऐसी दुनिया जहां इंसान जिंदा तो है लेकिन सिर्फ जिंदा रहने के लिए जी रहा है। कुछ साल पहले एक भयानक कॉमेट ने अर्थ से टकराकर ग्लोबल पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा खत्म कर दिया था। इस टकराव के बाद दुनिया कभी भी पहले जैसी नहीं रही। कॉमेट के टुकड़े अभी भी एटमॉस्फेयर में घूम रहे हैं, हवा जहरीली हो चुकी है, रेडिएशन का असर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है और अर्थक्वेक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स अब रोज की बात बन चुके हैं। इस नई दुनिया में हम इंसानों के पास अब एक ही ऑप्शन बचा है, अंडरग्राउंड बंकर्स। ग्रीनलैंड के एक बंकर में रहता है जॉन, अपनी वाइफ एलिसन और अपने बेटे नाथन के साथ। अंडरग्राउंड लाइफ बहुत कठोर थी, लिमिटेड रिसोर्सेज, कांस्टेंट रूल्स और हर वक्त मौत का डर। लेकिन फिर भी लोग छोटी छोटी खुशियां ढूंढने की कोशिश करते रहते थे ताकि वो अपनी इंसानियत बरकरार रख सके। जॉन बाय प्रोफेशन तो एक इंजीनियर है, लेकिन बंकर के लिए वो एक स्काउट का काम करता है। स्काउट होने का मतलब है हजमत सूट पहन कर बाहर जाना और चेक करना कि दुनिया अब किस हाल में है। हर बार जब जॉन बंकर से बाहर निकलता है, मौत उसके बिल्कुल करीब होती है। रेडियो के थ्रू वो ऑपरेटर से कांटेक्ट में रहता है। कभी कभी टेंशन के बीच दोनों पुराने दिन याद कर लेते हैं, जैसे कौन सी जगह की कॉफी सबसे अच्छी होती थी जब दुनिया नॉर्मल थी। ये छोटी छोटी बातें जॉन को याद दिलाती रहती है कि वो किस चीज के लिए सरवाइव कर रहा है। ऐसे ही एक दिन स्काउटिंग के दौरान जॉन नोटिस करता है कि जमीन पर नए क्रैक्स बन रहे हैं और ये धीरे धीरे और भी बड़े होते जा रहे हैं। इसका मतलब है अर्थ और अनस्टेबल होती जा रही है। थोड़ी दूर चलने पर वो बीच के पास पहुंचता है, जहां उसे एक क्रैश शिप और कई लाइफ बोट्स दिखाई देती है। जॉन डिसाइड करता है कि वो लाइफ बोट्स को चेक करे, शायद कुछ काम का मिल जाए, लेकिन उसे कुछ भी यूजफुल नहीं मिलता। तभी बंकर से मैसेज आता है कि समुद्र के ऊपर एक बड़ा सा स्टॉर्म डेवलप हो रहा है, अभी थोड़ा टाइम है। जॉन शिप के अंदर जाने का रिस्क लेता है। अंदर का सीन डिस्टर्बिंग होता है। रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से मरे हुए क्रू मेंबर्स की बॉडीज बिखरी होती है। वहीं उसे एक डायरी भी मिलती है जिसमें एक सुंदर सा फूल रखा होता है। वो फूल जॉन अपने साथ ले लेता है, शायद इस बर्बाद दुनिया में खूबसूरती का एक छोटा सा निशान। इसी वक्त रेडियो पर बंकर से वार्निंग आती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान तुम्हारी ही तरफ आ रहा है। जॉन बिना वक्त गवाए फुल स्पीड में बंकर की तरफ भागता है। तूफान उसके पीछे एक दौड़ती हुई मौत की तरह होता है। जॉन अपने साथियों को गेट को खोलकर रखने को कहता है और बिल्कुल लास्ट सेकंड पर वो गेट के अंदर जंप करता है और उसके साथी दरवाजा बंद कर देते हैं। अगर एक सेकंड भी लेट होता तो कहानी यहीं पर खत्म हो जाती। बंकर के अंदर जॉन को एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और पेनफुल डिकंटेमिनेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ये प्रोसेस उसकी बॉडी पर हर बार और ज्यादा असर छोड़ता है, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं होता। डिकंटेमिनेशन के बाद जॉन शॉक में बैठ जाता है। उसे एहसास होता है कि वो मौत के कितना करीब था। जॉन अपने थेरेपिस्ट से मिलता है और उसे बताता है कि दुनिया की इस हालत ने उसे अंदर से कितना तोड़ दिया है। थेरेपिस्ट जॉन को समझाता है कि यहाँ हर कोई ट्रॉमा में जी रहा है, बस सब प्रिटेंड कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। वो जॉन को एडवाइस करता है कि वो अपनी फीलिंग्स को दबाने की बजाय अपने परिवार के साथ ओपन हो। इसी वक्त एलिसन बंकर के लीडर के साथ मीटिंग में होती है। वहाँ क्लियर हो जाता है कि बंकर अब सिर्फ बेयर मिनिमम रिसोर्सेज पर चल रहा है। साइंटिस्ट बताते हैं कि शायद एक साल के अंदर लोग बाहर जाकर फार्मिंग कर सकते हैं, क्योंकि रेडिएशन लेवल्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं। पिछले 3 महीनों में कोलंबियम लेवल की 4% कमी रिकॉर्ड की गई है। कंप्लीट सेफ्टी की प्रेडिक्शन अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन इम्प्रूवमेंट के साइंस अभी मिल रहे हैं। डिस्कशन के दौरान डॉक्टर अमीना एक नई इन्फॉर्मेशन शेयर करती है। वो बताती है कि साउथ फ्रांस में एक क्रेटर है जिसका साइज और शेप रेडियो एक्टिव स्टॉर्म को अंदर ट्रैप होने से रोकता है। उसकी डेप्थ और स्ट्रक्चर उसे एक पोटेंशियल सेफ जोन बना देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि क्रेटर साउदर्न फ्रांस में है और पूरा यूरोप सिविल वॉर की आग में जल रहा है, तो वहां तक पहुंचा कैसे जाए। बंकर के अंदर जिंदगी अब धीरे धीरे एक अजीब सी रूटीन बन चुकी होती है। तभी एक और अर्थक्वेक आता है। पहले जैसे सब लोग उसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इस बार अर्थक्वेक ज्यादा फ्रीक्वेंट हो चुके हैं। डॉक्टर अमीना बताती है कि टेक्टोनिक प्लेट्स फिर से शिफ्ट हो रही है। इसी मीटिंग में बाहर से आया एक डिस्ट्रेस सिग्नल भी डिस्कस होता है। एलिसन रिफ्यूजीज को बचाना चाहती है, जबकि एडम मना करता है और कहता है कि अभी मदद देना पॉसिबल नहीं है। एलिसन इस बात से डिसएग्री करती है और डिसीजन को वोट के लिए रखने की डिमांड करती है। थोड़ी देर की टेंशन के बाद वोटिंग होती है और मेजोरिटी रेस्क्यू के फेवर में होती है। डिसाइड होता है कि अगले दिन स्नोमोबाइल भेजा जाएगा। ये डिसीजन बंकर के लोगों के लिए होप भी है और एक रिस्क भी। उसी रात नाथन छुपकर बंकर के बाहर चला जाता है। एलिसन उसे पकड़ लेती है और गुस्से में डांटती है, क्योंकि जॉन ऑलरेडी स्काउटिंग की वजह से हर रात खांसी से जूझ रहा होता है। फिर डिनर के दौरान जॉन एलिसन को वही फूल गिफ्ट करता है जो उसने शिप से उठाया था। वो दोनों थोड़ी देर के लिए पुराने दिनों को याद करते हैं। फिर बातों ही बातों में नाथन पर बात आती है। जॉन नाथन से पूछता है कि वो कितनी देर के लिए बाहर था और क्या उसने मास्क पहना हुआ था। नाथन कहता है कि सिर्फ कुछ ही मिनट के लिए था और हाँ, उसने मास्क पहना हुआ था। उस वक्त कोई स्टॉर्म भी नहीं था।
जॉन सख्त हो जाता है और क्लियरली कहता है कि बाहर जाना बहुत ज्यादा डेंजरस है। नाथन जवाब देता है कि वो ये सब जानता है, वो रेडिएशन और एस के बारे में रोज सुनता है। जॉन एडमिट करता है कि अंडरग्राउंड रहना कितना घुटन भरा होता है, लेकिन फिर भी वो नाथन पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि बाहर जाना कितना खतरनाक हो सकता है। जॉन से डांट खाकर नाथन नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। एलिसन जॉन को शांत करते हुए कहती है कि नाथन बस अपनी पहचान ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच लोग उन्हें डांस करने के लिए बुला लेते हैं। दोनों डांस करने लगते हैं, लेकिन तभी जॉन फिर से जोर जोर से खांसने लगता है। अपनी हालत को छुपाने के लिए वो एलिसन को समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सच तो ये था कि उसकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी और इसका असर सिर्फ उस पर ही नहीं, उसके पूरे परिवार पर पड़ने वाला था। अगली सुबह बंकर के अंदर का माहौल बहुत टेंस होता है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए प्रिपरेशन शुरू हो चुकी होती है। डिकंटेमिनेशन टीम अलर्ट पर होती है और वेस्ट टनल को ओपन करने की तैयारी चल रही होती है। हर कोई जानता है कि ये डिसीजन रिस्की है, लेकिन अब पीछे हटना पॉसिबल नहीं होता। इसी बीच जॉन अपने पार्टनर से मिलता है और उसे बताता है कि उस दिन वो इनटेक पंप पर काम करने वाला था, लेकिन थकान की वजह से थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए सोचा। बात करते करते जॉन नोटिस करता है कि उसका पार्टनर एक जगह को घूरे जा रहा है। फिर जब जॉन पास जाकर देखता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। बंकर के स्ट्रक्चर में गहरी दरारें पड़ चुकी होती है। ये नॉर्मल क्रैक्स नहीं थे, बल्कि ऐसे साइंस थे जो सीरियस स्ट्रक्चरल डैमेज की तरफ इशारा करते हैं। जॉन तुरंत समझ जाता है कि सिचुएशन उनके सोच से कई ज्यादा खतरनाक है। इसी वक्त मीटिंग रूम में एक और डिस्कशन चल रहा होता है। ऑथराइजेशन मांगी जा रही होती है सेकंड रेस्क्यू रन के लिए, क्योंकि पहले मिशन में कई सर्वाइवर पीछे रह गए होते हैं। रूम का माहौल तुरंत गर्म हो जाता है। रिसोर्सेज ऑलरेडी लिमिट पर होते हैं और अब और लोगों को लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। एडम सरकास्टिक अंदाज में पूछता है कि नए लोग कहाँ सोएंगे और मजाक उड़ाता है कि शायद एलिसन अपना बेड दे दे। उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि अचानक एक भयानक अर्थक्वेक पूरे बंकर को हिला देता है। जमीन जोर से कांप उठती है, लाइट्स फ्लिकर करने लगती है और सीलिंग से कंक्रीट के टुकड़े गिरने लगते हैं। एक बड़ा स्लैब सीधा जॉन के ऊपर गिरता है और पूरा एरिया धूल और चीखों से भर जाता है। बंकर, जो कभी इंसानों के लिए एक सेफ जोन था, अब खुद मौत का जाल बन चुका होता है। हर तरफ कियोस होता है, लोग जख्मी हो चुके होते हैं, विजिबिलिटी लगभग 0 हो चुकी होती है। इसके बावजूद जॉन खुद को किसी तरह संभाल कर खड़ा करता है और एलिसन को ढूंढने लगता है। दोनों एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं और बिना वक्त गवाए नाथन की तरफ भागते हैं। जब वो नाथन तक पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वो सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है। डस्ट और शॉक की वजह से उसकी कंडीशन सीरियस हो चुकी होती है। जॉन तुरंत डिसीजन लेता है। वो एलिसन को कहता है कि सिर्फ एसेंशियल चीजें उठाए, इस वक्त कोई सेकंड चांस नहीं होगा। एलिसन नाथन को उसकी इंसुलिन लेने को कहती है, क्योंकि उसके बिना उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। जॉन खुद 3 ऑक्सीजन मास्क उठा लेता है। उनका हर एक सेकंड बहुत कीमती होता है। पूरा बंकर खाली करने की कोशिश चल रही होती है, लेकिन वेस्ट एग्जिट पूरी तरह से जाम हो चुका होता है। लोग पैनिक में एक दूसरे को धक्का दे रहे होते हैं। भूकंप के झटके रुकने का नाम ही नहीं ले रहे होते और बंकर के दूसरे सेक्शन गिरने लगते हैं। जॉन समझ जाता है कि अगर यहाँ रुके रहे तो कोई भी नहीं बचेगा। वो एलिसन और नाथन को अपने पीछे आने को कहता है और एक सीक्रेट रास्ते की तरफ भागता है, जो आगे जाकर सीधा जमीन पर खुलता है। किसी तरह वो तीनों बंकर से बाहर निकलने में कामयाब होते हैं। फिर जैसे ही वो बाहर पहुंचते हैं, एलिसन घबरा कर पूछती है कि अब क्या होगा। वो जानती है कि इस आइलैंड पर रहना इम्पॉसिबल है। जॉन बिना कुछ कहे उन्हें बीच की तरफ ले जाता है। बीच पर पहुंचकर उनका सामने एक और नाइटमेयर से होता है। लाइफ बोट के पास सर्वाइवर एक दूसरे पर टूट पड़े होते हैं। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहा होता है। तभी जॉन दूर से देखता है कि उसका एक दोस्त ऑक्सीजन मास्क के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है, क्योंकि कोई उसका मास्क छीन लेता है। बिना सोचे जॉन उसकी मदद के लिए भागता है और अपना ऑक्सीजन मास्क उसे दे देता है। इसी बीच कोई जॉन का मास्क भी छीन लेता है। अब जॉन भी बिना मास्क के होता है। सांसें रोके हुए वो अपनी फैमिली की तरफ दौड़ता है। नाथन और एलिसन पहले ही लाइफ बोट में चढ़ जाते हैं। जॉन और उसका दोस्त लास्ट मोमेंट पर बोट में घुस पाते हैं और उसके तुरंत बाद लाइफ बोट का दरवाजा बंद कर लिया जाता है। बोट जैसे ही समुद्र के किनारे से थोड़ी दूर होती है, पीछे से एक बहुत बड़ी समुद्र की लहर आती है और किनारे खड़े सभी लोगों को मिटा देती है। ये एक ऐसा मोमेंट होता है जहाँ जिंदा रहने की कीमत साफ दिख जाती है। जॉन के चेहरे पर रिग्रेट होता है, लेकिन वो जानता है कि उस वक्त उसके लिए उसकी फैमिली सबसे पहले थी। उनकी बोट तेज झटकों के साथ लहर से बाहर निकल जाती है। थोड़ी देर बाद जब सब कुछ शांत होता है, जॉन एयर क्वालिटी चेक करता है और बताता है कि हवा सांस लेने लायक है। ये सुनकर सभी अपने मास्क को उतार देते हैं, लेकिन टेंशन खत्म नहीं होती। बोट में एडम और डॉक्टर अमीना भी होते हैं। जॉन पूछता है कि अब वो कहाँ जाएंगे, तो डॉक्टर अमीना बताती है कि वो साउथ ईस्ट की तरफ इंग्लैंड जा रहे हैं। दिन गुजरते हैं, खाना पानी बहुत तेजी से कम होने लगता है।
हर दिन टेंशन बढ़ जाती है। अचानक एक दिन बोट का इंजन बंद हो जाता है। ये देखकर सब लोग घबरा जाते हैं, लेकिन जॉन बिना टाइम वेस्ट किए रिपेयर का काम शुरू कर देता है। कई कोशिशों के बाद इंजन फिर से शुरू हो जाता है और वो लोग अपना आगे का सफर शुरू करते हैं। उस रात नाथन आसमान की तरफ देखता है। उसके सामने हजारों सितारे चमक रहे होते हैं। पूरी एक गैलेक्सी उसकी आंखों के सामने फैली होती है। ये पहली बार होता है कि नाथन ने ऐसा आसमान देखा होता है। वो बिल्कुल चुप हो जाता है, जैसे वो पल उसके लिए दुनिया से भी ज्यादा बड़ा हो। फिर अगली सुबह हालात और भी ज्यादा खराब हो जाते। बोट का फ्यूल पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है। कैलकुलेशन के मुताबिक उनके पास सिर्फ इतना पानी होता है कि वो 2 दिन और सरवाइव कर सके। अब उनके पास डायरेक्शन कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं होता। बोट लहरों के भरोसे बह रही होती है और हर मिनट के साथ टेंशन बढ़ती जाती है। किसी को नहीं पता होता कि अगला पल जिंदगी लाएगा या मौत। कुछ देर बाद बोट एक डूबे हुए शहर से टकराती है। ये शहर लिवरपूल होता है, जो कि आधा पानी में डूब चुका है, बिल्कुल खाली, जैसे कभी यहाँ जिंदगी थी ही नहीं। एक बिल्डिंग की छत पानी के ऊपर निकली होती है और उनकी बोट वहीं अटक जाती है। जॉन बोट का दरवाजा खोलता है और रेडिएशन मेजरिंग डिवाइस से एरिया चेक करता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं जब रीडिंग्स काफी लो आती है, जिसे देखकर सब लोग थोड़ी राहत की सांस लेते हैं। फिर सब बोट से उतरते हैं और एक ग्रुप बनाकर शहर को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। वो सब लोग मेनली पानी और खाने की तलाश में होते हैं। हर तरफ शांति होती है, कोई आवाज नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। डॉक्टर अमीना को ये बात डिस्टर्ब करती है कि कहीं भी जिंदगी का कोई निशान नहीं मिल रहा है। तभी एलिसन को याद आता है कि यहाँ पर एक एयर रेड शेल्टर हुआ करता था। इस पर एडम कहता है कि उनका कभी भी वहाँ के लोगों से कांटेक्ट नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो शेल्टर ढूंढने का डिसीजन लेते हैं। थोड़ी दूर जाते ही उन्हें कुछ लोग दिखते हैं जो कि खुले आसमान के नीचे रह रहे होते हैं। नाथन हैरानी से जॉन से पूछता है कि ये लोग ऐसे कैसे सरवाइव कर रहे हैं। जॉन शांत आवाज में कहता है ये ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। फिर आगे बढ़ने पर उनका सामना एक भीड़ से होता है जो सोल्जर्स के सामने प्रोटेस्ट कर रही होती है। लोग भीख मांग रहे होते हैं कि उन्हें बंकर के अंदर जाने दिया जाए। जॉन और उसका ग्रुप अपने पासेस दिखाकर भीड़ के बीच से आगे बढ़ते हैं। एक सोल्जर थोड़ा सा गेट खोलता है और कहता है कि सबको एक एक करके अंदर जाना होगा। एलिसन सबसे पहले अंदर जाती है और फिर नाथन और फिर जॉन। लेकिन जब एडम का नंबर आता है तो पता चलता है कि उसने अपना पास भगदड़ में कहीं गिरा दिया। एलिसन सोल्जर को समझाने की कोशिश करती है कि एडम उन्हीं के ग्रुप का हिस्सा है, लेकिन भीड़ एडम को जोर जोर से धक्का देने लगती है। सोल्जर घबरा जाते हैं और थ्रेट महसूस करके गोली चला देते हैं। एडम वहीं गिर जाता है। एलिसन, नाथन और जॉन तुरंत उसकी तरफ भागते हैं। डॉक्टर अमीना घाव पर प्रेशर डालकर ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इसी बीच अनाउंसमेंट होती है कि एक और रेडिएशन से भरा तूफान आ रहा है। पैनिक फैल जाता है और सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। ग्रुप के लोगों को फिर से वहां से निकलना पड़ता है। भागते हुए उनकी मुलाकात ओबी से होती है, जो कि एक पिकअप ट्रक स्टार्ट करने वाला होता है। सब उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें लंदन तक छोड़ दे। ओबी पूछता है कि बदले में उसे क्या मिलेगा। जॉन बिना सोचे समझे अपनी घड़ी उसे दे देता है। ओबी मान जाता है और सब ट्रक में बैठ जाते हैं। ड्राइव के दौरान एलिसन बताती है कि लंदन में उसकी एक फ्रेंड मैकेंजी है, जो कि एक शेल्टर में रह रही है। तभी ओबी कहता है कि दुनिया अब इतनी डेंजरस हो चुकी है कि लोग खाने के एक निवाले के लिए भी एक दूसरे को मार देते हैं। कभी ये रेडिएशन वाला तूफान जिंदगी ले लेता है और अगर वो नहीं तो मौत धीरे धीरे आ ही जाती है। फिर रास्ते में नाथन डॉक्टर अमीना से पूछता है कि क्या वो सच में क्रेटर पर बिलीव करती है। अमीना कहती है कि ये थ्योरी पॉसिबल है। वो इस सिचुएशन को एक एंशिएंट एक्सटिंक्शन इवेंट से कंपेयर करती है और बताती है कि कैसे डिस्ट्रक्शन के बाद लाइफ दोबारा ब्लूम करती है। शायद इस बार वही हो रहा है। ओबी थोड़ी देर के लिए ट्रक रोकता है और सबको थोड़ा रेस्ट करने को कहता है। जॉन उससे पूछता है कि वो कहाँ से है, तो वो बताता है कि वो नाइजीरिया से है और 12 साल पहले लंदन आया था। फिर जॉन पूछता है कि फ्रांस जाने वालों के बारे में वो क्या जानता है, तो वो भी बताता है कि वहाँ के हालात और भी ज्यादा खराब है। फिर अचानक एक अजीब सी आवाज हवा में गूंजने लगती है। नाथन घबरा कर पूछता है कि क्या ये तूफान है, तो जॉन कहता है नहीं, ये एक उल्का पिंड की बारिश है। जॉन तुरंत सबको पेड़ पकड़कर झुकने को कहता है। सब लोग उसकी बात मानते हैं, सिवाय ओबी के, जो अपने ट्रक की तरफ भागता है। जैसे ही वो ट्रक में चढ़ने वाला होता है, एक मीटियोर सीधा उस पर गिरता है और वो तुरंत वहीं पर मर जाता है। जिसके बाद ग्रुप के लोग ट्रक से जरूरी सप्लाईज निकालते हैं और पैदल ही चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लंदन ज्यादा दूर नहीं होता। कुछ ही देर में वो शहर पहुंच जाते हैं और हॉस्पिटल की तरफ बढ़ते हैं, जहां मैकेंजी होती है।
मैकेंजी उन्हें बताती है कि उन्होंने हॉस्पिटल का एक विंग सील करके जनरेटर के फिल्ट्रेशन सिस्टम चलाकर उसके अंदर की हवा रिलेटिवली सेफ बना रखी है। वहीं वो डॉक्टर अमीना को बताती है कि वहाँ रहने वाले सभी लोग अल्जाइमर से बीमार है। किसी को अपनी फैमिली मेंबर या कॉमेट के बारे में कुछ भी याद नहीं, लेकिन फिर भी वो जगह सबके लिए एक टेम्परेरी सेफ जोन बन चुकी है। शेल्टर के अंदर वो लोग काफी टाइम बाद थोड़ी देर के लिए सुकून महसूस करते हैं। जनरेटर की हल्की सी आवाज और फिल्टर्ड हवा उन्हें कुछ पल के लिए राहत देती है और वो लोग भूल जाते हैं कि बाहर की दुनिया पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और बातें करते हैं, कुछ पल के लिए नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करते हैं, मानो जैसे एपोक्लिप्स कुछ देर के लिए रुक गया हो। बाद में जॉन मैकेंजी से क्रेटर के बारे में पूछता है। वो कहती है कि उसने सिर्फ अफवाहें सुनी है, कोई पक्की जानकारी नहीं है। डॉक्टर अमीना अपनी थ्योरी एक्सप्लेन करती है। उसके मुताबिक अगर इम्पैक्ट के वक्त बहुत ज्यादा गर्मी, समुद्र का पानी और उल्कापिंड से निकले न्यूट्रिएंट्स सही तरह से मिले हों तो वहाँ एक नया इकोसिस्टम बन सकता है। शायद वही जगह दोबारा साफ हवा और पीने लायक पानी पैदा कर रही हो। अचानक बाहर से गनशॉट की आवाज आती है। मैकेंजी चेतावनी देती है कि लंदन अब सेफ नहीं रहा। इसी रात जॉन की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। एलिसन बाथरूम जाकर देखती है कि जॉन की खांसी में खून आ रहा है। अब सच छुपाना मुमकिन नहीं होता। जॉन बताता है कि बंकर में डॉक्टर ने उसका चेकअप किया था। रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से उसे एक जानलेवा बीमारी हो चुकी है। डॉक्टर ने कहा था कि जब खांसी में खून आना शुरू हो जाए तब से ज्यादा 6 हफ्ते का समय ही बचेगा उसके पास। ये खबर सुनकर एलिसन पूरी तरह से टूट जाती है। वो चाहती है कि वो यहीं पर रुक जाए और बचा हुआ वक्त एक फैमिली की तरह साथ में बिताए, लेकिन जॉन मना कर देता है। वो वहाँ नहीं मरना चाहता और ना ही अपनी फैमिली को इस खतरनाक दुनिया में छोड़ना चाहता है। उसके लिए क्रेटर ही एक आखिरी उम्मीद है, एक नई शुरुआत, एक नया भविष्य। फिर अगली सुबह एलिसन, जॉन, नाथन और डॉक्टर अमीना मैकेंजी को अलविदा कहते हैं। मैकेंजी उन्हें सलाह देती है कि रास्ते में किसी के लिए ना रुके। जाने से पहले वो जॉन को एक वेपन और एक्स्ट्रा फ्यूल भी देती है ताकि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके। इसके बाद वो लोग साउथ की तरफ डेवोर के लिए निकल पड़ते हैं, एक अनजाने और खतरनाक सफर पर। जॉन एलिसन और नाथन को यकीन दिलाता है कि वो इस सूखे हुए इंग्लिश चैनल को पार कर लेंगे और रात के लिए कोई सेफ जगह ढूंढ ही लेंगे। लेकिन थोड़ी ही दूर आगे जाकर उनका रास्ता अचानक खत्म हो जाता है। सामने एक सस्पेंशन ब्रिज लटका होता है जिसके नीचे काफी गहरी खाई होती है। ब्रिज इतना कमजोर लगता है कि हवा के झोंकों के साथ हिलता हुआ दिखाई देता है। तीनों लोग सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, लेकिन जैसे ही ब्रिज के पास पहुंचते हैं नाथन का डर उस पर हावी हो जाता है। हाइट देखकर वो फ्रीज हो जाता है। एलिसन और जॉन प्यार और पेशेंस के साथ उसे समझाते हैं कि उन्हें एक दूसरे पर भरोसा रखना होगा, वरना आगे बढ़ना नामुमकिन हो जाएगा। ब्रिज क्रॉस करना उनके लिए एक नाइटमेयर जैसा होता है। तेज हवा और हर कदम पर उसके टूट जाने का डर। कुछ लोग बैलेंस खोकर नीचे भी गिर जाते हैं। ये सीन दिखाता है कि इस नई दुनिया में एक छोटी सी भी गलती मौत बन सकती है। किसी तरह जॉन और उसकी फैमिली आधा ब्रिज पार करके एक चट्टान तक पहुंच जाती है। तभी एक जोर का झटका लगता है और ब्रिज का एक हिस्सा टूट जाता है। कई लोग खाई में गिर जाते हैं, लेकिन जॉन, एलिसन और नाथन किसी तरह दूसरे ब्रिज तक पहुंच जाते हैं, जो सिर्फ लकड़ी की सीढ़ियों और रस्सी से बना होता है। ये ब्रिज और भी ज्यादा लचीला होता है। पत्थरों की गिरने की आवाज और नीचे से आती खामोशी हर पल मौत का एहसास करवाती है। इसी बीच एक आदमी घबराहट में उनके ब्रिज पर चढ़ जाता है, जिससे टेंशन और बढ़ जाती है। जॉन चिल्लाकर एलिसन और नाथन से जल्दी चलने को कहता है और आखिरकार वो तीनों ब्रिज पार कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी मुलाकात एक फ्रेंच आदमी डेनिस से होती है। पहले तो वो शक की नजर से देखता है, लेकिन जब एलिसन उन्हें अपनी सिचुएशन बताती है तो डेनिस मुस्कुराता है और कहता है कि इस दुनिया में कंपेनियनशिप भी एक चीज होती है जो कि लोग ऑफर कर सकते हैं। वो बताता है कि ये एरिया बहुत डेंजरस है और ज्यादा लोग इतने फ्रेंडली नहीं होते। डेनिस उन्हें अपनी वैन में बिठाकर अपने घर ले जाता है। घर पहुंचने पर वो एक्सप्लेन करता है कि कैसे सोलर पैनल के जरिए वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जिससे एयर प्योरीफायर चलते हैं और अंदर की हवा साफ रहती है। अंदर उनकी मुलाकात डेनिस की बेटी कैमिले और उसकी वाइफ जूलिया से होती है, जो व्हील चेयर पर होती है। रेडिएशन के कारण जूलिया बोल नहीं सकती और चल भी नहीं पाती। डिनर के दौरान डेनिस पूछता है कि क्या वो सच में क्रेटर जाने का प्लान बना रहे हैं। एलिसन हाँ कहती है। डेनिस बताता है कि लोग क्रेटर को प्रोमिस आइलैंड कहते हैं, ह्यूमैनिटी की आखिरी उम्मीद। लेकिन वो ये भी बताता है कि उस एरिया के लिए वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस के बीच भयंकर जंग चल रही है। लेओन से लेकर बिसंकम तक कई शहर तबाह हो चुके हैं और सिर्फ 2 ही सिटी बची है। रात के वक्त नाथन कैमिली से बात करने लगता है और वो उसके सामान को देखकर पूछता है कि इतनी चीजें कैसे मिलती है।
कैमिली बताती है कि उसके पिता कभी कभी बाहर जाकर पुरानी चीजों को ढूंढते हैं और घर को रिपेयर भी करते हैं। फिर नाथन भी उसे अपना बनाया हुआ ब्लैंकेट दिखाता है जो कि उसने बंकर में बनाया था, जिसमें कॉन्स्टलेशन बने होते हैं। धीरे धीरे उन दोनों के बीच एक कनेक्शन बनने लगता है। इसी बीच जॉन की तबीयत फिर से बिगड़ने लगती है। वो लगातार खांसने लगता है। एलिसन उसके पास बैठकर उसका ख्याल रखती है। दोनों अपनी शादी की यादें ताजा करते हैं। जॉन उसे याद दिलाता है कि उसने एलिसन के पिता से वादा किया था कि वो अपनी आखिरी सांस तक उसे प्रोटेक्ट करेगा। ये सुनकर एलिसन खुद को रोक नहीं पाती और रो पड़ती है। सुबह होते ही डेनिस जॉन को एक डिटेल्ड मैप देता है और वो बताता है कि वेस्टर्न अलायंस क्रेटर को प्रोटेक्ट कर रही है ताकि लोग वहां शांति से रह सके। वो एक सेफर रूट बताता है जो क्लेरमाउंट से होता हुआ वेलेंस की तरफ जाता है, जहां लड़ाई थोड़ी कम है। डेनिस की दी हुई तस्वीर और मैप के साथ जॉन, एलिसन, नाथन और कैमिली अपनी जर्नी दोबारा से शुरू करते हैं। जाते वक्त डेनिस सिर्फ इतना कहता है कि उसे नहीं पता कि क्रेटर के अंदर क्या है, लेकिन उसे पूरा भरोसा है कि वहीं से दुनिया दोबारा जन्म ले सकती है। इसीलिए वो अपनी बेटी कैमिली को उनके हवाले करता है, क्योंकि उसके लिए अपनी बीमार पत्नी को छोड़ना मुमकिन नहीं। कैमिली अपनी माँ और बाप को अलविदा कहती है और भारी दिल के साथ ग्रुप के साथ निकल पड़ती है। कुछ देर तक सफर शांत रहता है। बीच में वो रुक कर थोड़ा रेस्ट भी करते हैं और हंसी मजाक भी करते हैं, जैसे कुछ पल के लिए भूल गए हो कि दुनिया खत्म हो चुकी है। ये छोटे मोमेंट दिखाते हैं कि इंसान मुश्किल से मुश्किल हालात में भी नॉर्मल फील करना चाहता है। तभी अचानक से कुछ हथियारबंद सोल्जर उन्हें घेर लेते हैं। गन्स सीधी उनकी तरफ होती है। एक सोल्जर आगे आता है जिसका नाम हेनरी होता है। वो बताता है कि सिविलियंस का इस एरिया में घूमना मना है और ये पूरा रीजन रेबल से भरा हुआ है। कैमिली कामली एक्सप्लेन करती है कि वो कमांडर जून से मिलना चाहती है, जो उसके फादर के दोस्त है। हेनरी वार्न करता है कि ये रास्ता ऑलमोस्ट सुसाइड जैसा है, लेकिन फिर भी वो उन्हें गाइड करने के लिए मान जाता है। आगे का सफर एक वॉर जोन के बीच से होता है। एक्सप्लोजन्स, गन फायर, गिरते हुए सोल्जर्स और हर तरफ क्योस। ये दुनिया अब सिर्फ सर्वाइवल पर चल रही है। फिर आखिरकार मिलिट्री कैंप पहुंचकर उन्हें एक बड़ा झटका लगता है। कमांडर जून अब जिंदा नहीं है। ये सुनकर सबके चेहरे उतर जाते हैं, लेकिन फिर भी जॉन एक सोल्जर से रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि उसका टाइम अब खत्म हो रहा है। उसने अपनी फैमिली से प्रॉमिस किया है कि वो उन्हें एक सेफ जगह तक जरूर ले जाएगा। वो सोल्जर उसकी हालत समझता है और उसका दिल पिघल जाता है, इसलिए वो उन्हें क्रेटर के करीब तक ले जाने के लिए मान जाता है। फिर वो सब लोग एक बस में बैठकर अपने आगे का सफर शुरू करते हैं। शुरू में सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अचानक कुछ लुटेरे उनकी बस को घेर लेते हैं और सबको नीचे उतरने को कहते हैं। सिचुएशन बहुत ही खतरनाक हो जाती है। तभी जॉन फैसला करता है और अपने परिवार को पीछे रहने को कहता है। वो खुद उन लुटेरों का सामना करता है। उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान नाथन भी हिम्मत करके एक लुटेरे को पत्थर से मारता है। उधर जॉन और लुटेरे के बीच चल रही लड़ाई में जॉन को भी एक गोली लग जाती है। हालांकि वो लुटेरे को मार देता है, लेकिन खुद भी जख्मी हालत में बस से बाहर आता है। नाथन उसके जख्म को दबा कर रखता है और एलिसन बस चलाकर उन्हें वहां से ले जाती है। फिर आखिरकार वो लोग क्रेटर तक पहुंच जाते हैं और यहाँ पर सब कुछ बदल जाता है। सामने एक ऐसी दुनिया होती है जो किसी सपने से कम नहीं लगती। साफ वाटरफॉल्स, हरी भरी घाटियां, पेड़ पौधे, खुला आसमान, साफ पानी और फ्रेश हवा। ये वही जगह होती है जिसके बारे में सिर्फ थ्योरीज और उम्मीदें थी। ये जगह दिखाती है कि शायद प्रकृति ने इंसानियत को एक और मौका दिया है। जॉन अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून होता है। उसे पता होता है कि उसने अपना वादा पूरा कर दिया है। एलिसन उसका हाथ पकड़कर रोती है। नाथन खुद को संभाल नहीं पाता। कैमिले चुपचाप खड़ी रहती है। नाथन अपने पिता के करीब आकर धीरे से अलविदा कहता है। वो कहता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, जैसे जॉन हमेशा कहता था। जिसके बाद वो अपनी आंखें बंद करता है बिना किसी डर के, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी फैमिली अब सेफ है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है, एक ऐसी कहानी के साथ जो सिर्फ तबाही के बारे में नहीं है, बल्कि सेक्रीफाइस, होप और इंसान के कभी ना हार मानने वाले जज्बे के बारे में। तो आपको ये कहानी और मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में।